पावर ऑफ फेथ सामने आया। और दूसरा पावर ऑफ फियर कि अगर मैं यहाँ से इस खड्डे में कूद के निकल के भाग जाऊँगा, लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन ये सारी टीम को पता है। हम आपस में किसको क्या मुंह दिखाएंगे कि हम डर के भाग गए? हम लड़ सकते थे, हम लड़े नहीं, हम वहाँ से छोड़ के आ गए। तो पावर ऑफ फियर, उसने बोला नहीं, मुझे वो नहीं लड़ना है, और वो पावर उसने दुश्मन के ऊपर हमला किया। और चौथा है पावर ऑफ एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मेंटल एंड फिजिकल एटीट्यूड। उसने लड़ाई लड़ी, उसकी गोली भी लग गई, उसको पता नहीं चला। ये जो चीज़ है, इसको हम सोचते रहे कि क्यों हुआ है, लेकिन अब समझ आता है कि ऐसे वक्त में जो आदमी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम करता है, वो क्यों करता है? वो है कैरेक्टर। और जब आपका कैरेक्टर एक लेवल पे पहुंच जाता है, तो तब आपके अंदर विजन आता है। विजन, जिसको इंट्यूशन बोलते हैं, ठीक है? ये चीज़ है जो आपको चीज़ औरों से बेहतर समझ आ रही है। अब जब ये ऑफिसर ने जब देखा कि भाग सकता हूँ, वहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन एक उसको विजन था कि नहीं, मैंने यहाँ से जाना है, और उसको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसमें गोलियाँ चल रही चारों तरफ से, जान जा सकती है, लेकिन उतने में उसने बस बाएं मुड़ा और किया। वो क्यों? क्योंकि वो पावर ऑफ विजन था। वो पावर ऑफ विजन आया बिकॉज कैरेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो ये कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है, इसको हमको उजागर करना चाहिए। ये हमारे संस्कृति में तो है ही, लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई में आना चाहिए। मुझे ध्यान है, जब मैं छोटा था, हम स्कूल में होते थे, तो हम लोग को मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी और एक सिविक साइंस पढ़ा जाती थी। उसमें पंचतंत्र की स्टोरी, कहानियाँ पढ़ाई जाती थी, और उसके अंदर बताया जाता है कि इसके निष्कर्ष क्या है। जैसे मैं आज आपको कहानियाँ अपना इंस्टेंट सुना के बता रहा हूँ मैसेज, ऐसे तब सिखाया जाता था। लेकिन आज की तारीख के अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कोई नहीं किसी को सिखाता है। और यही कारण है कि कैरेक्टर जो है वो इस पे आ गया है कि किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, किसके पास कितना बड़ा घर है, वो कैरेक्टर अच्छा है। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, एंड दिस इज़ माई लास्ट लेसन विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, दैट वर्क टूवर्ड्स कैरेक्टर। जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, इसको ज़रूर कीजिए, और आपका एंडेवर होना चाहिए कि आप हफ्ते में हर एक बार करें और देखें कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती थी, क्या आप उसको पॉजिटिव साइड में लेके आएँ। अब जब पॉजिटिव साइड आपका कॉलम बढ़ता जाएगा, तो आपको खुद लगेगा कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और आपको खुद अंदर से महसूस होगा। और जब आपका पॉजिटिव साइड बढ़ता जाएगा, आप अपने आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर आ रही है कि मैं दूसरे से बेहतर सोच पा रहा हूँ, मैं दूसरे से अच्छा डिसीजन दे पा रहा हूँ। दैट्स अ विचित्र थिंग। आपको कैरेक्टर के बारे में विंग कमांडर अभिनंदन का भी इंसिडेंट बता देता हूँ। ये आपको सबको पता है, ये अभी रिसेंट ही है। वो आपने देखा होगा कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान उसके बाद हमारे ऊपर एयर हमला करने आया। तो जब हम लोग तैयार थे कि ये होगा, तो जैसे ही उनके करीब 24 एयरक्राफ्ट F-16 जहाज़ से उन्होंने हमला किया, और वो पूरा हमला था पूरा आपका पंजाब और JNK के बीच में था, पूरा रजौरी जम्मू के नीचे और पंजाब का पूरा, इसके अंदर वो लोग अटैक कर रहे थे। जब आए हैं तो हमारे रेडार्स ने उनको पिकअप करा और उनके देखे कि इतने 24 जहाज़ आ रहे हैं, तो हमारे सुखोई 30 और जो मिराजेस हैं अच्छे एयरक्राफ्ट, वो टेक ऑफ कर गए उनको रोकने के लिए। इसी दौरान रजौरी साइड से, पुंछ रजौरी साइड से 2 F-16 दुश्मन के आते हुए पता चले रेडार पे, और जब वो 2 रेडार से आ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए हमारे जो अच्छे एयरक्राफ्ट थे वो नहीं थे, क्योंकि हम सारे एयरक्राफ्ट इधर लगा दिए थे। तो उनको रोकने के लिए 2 MiG-21 एयरक्राफ्ट जो कि श्रीनगर के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन भी एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, उनको बोला कि आप जाके उनको रोको। इन्होंने दोबारा नहीं सोचा, इन्होंने एयरक्राफ्ट मोड़ा और उस तरफ उड़ने लग गए। अभी MiG-21 और F-16 के बीच में अगर फ़र्क बताऊं, तो वो ऐसा है कि F-16 मर्सिडीज़ कार की तरह है, BMW कार की तरह है, और MiG-21 जो है जिसमें हम लोग थे, वो है जैसे कि एम्बेसडर कार। तो ऐसा फ़र्क था एम्बेसडर कार और मर्सिडीज़ कार का, दोनों के बीच में। ये दोनों गए हैं, तो जैसे ही ये पहुँचे वहाँ पे, तो दुश्मन के एयरक्राफ्ट आ रहे थे। तो यहाँ पे अभिनंदन ने देखा है अपने रडार पे कि एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, और इतने में पीछे से कॉल आया बेस से कि आप लोग जो है डिसएंगेज करो, वापस आ जाओ।
इसी दौरान जो अभिनंदन ने, विंग कमांडर अभिनंदन ने अपना एयरक्राफ्ट लॉक कर दिया पाकिस्तानी F-16 को, और उसने बोला नहीं अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और उसको पता था कि मैं इसको फायर करूंगा तो दूसरा एयरक्राफ्ट मेरे को पकड़ लेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा अच्छे हथियार हैं। पर उन्होंने बिना सोचे उसके ऊपर देख के फायर कर दिया। फायर किया और उतने में वही हुआ, दूसरे एयरक्राफ्ट ने उनके ऊपर फायर कर दिया और उनका एयरक्राफ्ट भी नीचे आ गया। ये सब क्यों, ऐसे में क्यों करते हैं आदमी? कैरेक्टर। अगर आप देखें तो इसके अंदर भी वही चीज़ है, पावर ऑफ फेथ, जो सीखा है कि मैंने देश की रक्षा पहले करनी है। दूसरा पावर ऑफ कॉन्शियंस, कि मैं वापस जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, मैं कर सकता था, मेरे पे लॉक हो गया था, मैं जाके अच्छा खासा मेरे को लॉक किया, मैं मार सकता था लेकिन मैं छोड़ के आ गया। पावर ऑफ फियर एंड पावर ऑफ एनर्जी। सो कैरेक्टर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली टेक्स अस फॉरवर्ड। दीज आर द एक्शंस जो मैंने आपको दिखाए, जो मेरे ज़िंदगी के लेसन्स हैं। एक्शंस आर सीड्स ऑफ फेट, डीड्स ग्रो इनटू डेस्टिनी। लाइफ लिव इन टुडे, डोंट लिव इन फ्यूचर एंड पास्ट। मेक योर थॉट्स इंक्लूसिव एंड नॉट इंडिविजुअलिस्टिक। Karma has no menu, you get served what you bake. And do not fret in life, misfire missiles. And last is character building. और ये मेरे ज़िंदगी का निष्कर्ष है, जब आप ये लेसन्स को अगर अपने ज़िंदगी में आप उतारते हैं तो आपके ज़िंदगी में ज़रूर आपको गुरु एक मिलेगा जो आपको एक डायरेक्शन देगा। एक गुरु है जो फिज़िकल आएगा और एक गुरु है जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो अपने आप उजागर होकर आपको दिशा दिखाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरा ज़िंदगी के अंदर मेरे को करीब 7-10 साल हो गए हैं, मुझे भी अपने गुरु की दिशा मिली है। एंड उसकी वजह है जो कि मैं भी आपकी तरह वैदिक साइंस में ज्ञानी तो हमारे दिमाग में भी कहीं नहीं था, नज़दीक भी नहीं था इन सब बातों के बारे में सोचना और करना। एंड जितना मैं इसके बीच में जाता जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये इतनी अहम चीज़ है और अगर इसको लोग के पास नहीं ले जाया गया, ये बहुत आई मीन इट्स अ नॉलेज बीइंग डिवॉइड ऑफ द वर्ल्ड। ये सिर्फ हमको आपको नहीं, ये पूरे दुनिया को मिलना चाहिए। और मेरा एंडेवर यही है कि ये जो नॉलेज आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, इस नॉलेज को साइंटिफिक तरीके से लोग को समझाने का। क्योंकि जब हम मंत्र की तरह से बताते हैं तो लोग जो है उसको उतना ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट थी और मेरी तरफ से था कि आपको अपने साथ ज़िंदगी के लेसन्स बताने के लिए, अगर आपको कुछ लगे, एब्जॉर्ब करें, तो मुझे यकीन है कि आप बेहतर इंसान बनेंगे। आप लोग ऑलरेडी एक ऐसी जगह पे हैं जो कि आप दूसरों से ऊपर हैं। और क्योंकि यहाँ जो आपको शिक्षा मिल रही है, ये शिक्षा जैसे हम बोला अपरा विद्या परा विद्या, लोअर नॉलेज हायर नॉलेज, आप लोग पहले ही हायर नॉलेज में हैं। तो इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती थी आप लोग के लिए जो आप हैं जहाँ पे। तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आपको ये मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग। एंड अगर कोई किसी के सवाल जवाब हो तो ज़रूर। थैंक यू। या कोई सवाल जवाब, किसी को कुछ पूछना हो? मेरा एक सवाल है, उधर टाइगर हिल्स है, उधर कश्मीरी लोग जो है हमको उधर
दिखाने में बोलता, अब भी बोलता है, उधर ऊपर से जो युद्ध करता, जो नीचे से युद्ध करता, अब भी समझिए जो जीता, अभी समझिए जो जीता, ऐसा बोलता। यदि हम लोग जीता ऐसा है तो पीओके क्यों बना है? ऐसा जो लोकल पीपल है ना, वो जो उधर देखने के लिए जाता, सब लोगों को यही बात बोलता रहता है। हम उधर की भी अंदर जो जैसा युद्ध हुआ उसका पीड़ा उधर है, हम सब देखा है। अभी भी वो क्वेश्चन अंदर में ऐसा ही है, ऊपर से जो युद्ध करता, नीचे से युद्ध करने से कैसा जीत हुआ, ऐसा एक क्वेश्चन है हमारा। Can you explain me? I couldn't really get on. Yeah. Just tell him in the language you understand. His question is that Pakistanis fought geographically from the top, and we fought from the southern part, Tiger Hill. So how was the strategy and how did we win? गुड, बहुत अच्छा सवाल आपका। यही चीज़ आती है कि फौज का दृढ़ निश्चय, रिजॉल्व जीतने के लिए। अभी आपने पहाड़ देखे होंगे जो फ़ोटोज़ में आते हैं, आपने देखा होगा, ये बहुत दुर्गम है, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, पत्थर हैं उस पर। लेकिन यही चीज़ जो मैं दिखा रहा, आपको बता रहा था, ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, हमको स्कीइंग सिखाया गया, माउंटेन वॉरफेयर सिखाया गया। हम लोग को सिखाया जाता है कि जो चट्टान है उसके ऊपर कैसे चढ़ना है नीचे से। अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी लक्ष्य, किसने देखी है लक्ष्य? ओके, लक्ष्य पिक्चर कारगिल देखी है आपने? हाँ, वो कारगिल लड़ाई के बारे में है पूरी, और उसके अंदर वो दिखाया है टाइगर हिल के ऊपर कब्ज़ा कैसे किया था। उसके अंदर जो है दुश्मन ऊपर बैठा था, उसके ऊपर पहले बमबारी किया जैसे उसको सिर दबाने के लिए, और उसके ऊपर 3 जगह से अटैक करने के लिए इकट्ठे हुए। तो एक तरफ उसके पूरा ऐसे पहाड़ था, क्लिफ, ऊपर वो बैठा हुआ था, एक तरफ से क्लिफ जैसे ये है, ऐसे करके था नीचे, यहाँ बैठा हूँ, इधर से स्लोप है। तो उसको था कि यहाँ से आएगा दुश्मन और इस तरफ से आ सकता है, तो उसका सारा झुकाव इस तरफ था। तो यहाँ पे भी फौज इकट्ठी की और इस तरफ भी फौज इकट्ठी की, जिससे कि वो दुश्मन का दिमाग इधर लगा रहे। और पीछे से नागा रेजिमेंट के थे जवान जो पीछे से गए, और वहाँ से कितने आदमी थे? 12 आदमी, सिर्फ 12 आदमी, ठीक है। वो 12 आदमी पीछे से उन्होंने ऐसे ऊपर चढ़ना शुरू किया। इसके ऊपर बम गिरा रहे थे, इधर से फायर आ रहा था, इधर से फायर आता, तो दुश्मन सोचा अटैक यहाँ से आ रहा है, इन 2 जगह से। पीछे से ये लोग जवान चढ़ रहे हैं। इसको चढ़ने के लिए कैसे होता है कि आप एक आदमी जो अच्छा क्लाइंबर होता है वो पकड़ के पत्थरों से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो एक पिटौन लगाता है, पिटौन एक हुक होता है, वो दीवार में ठोकता है, पत्थरों में ठोकता है, और ठोकने के बाद एक हुक लगाता है अपने आप को, जिससे कि मैं गिरूँ नहीं। और करने के बाद रस्सी नीचे फेंकता है। जब वो रस्सी नीचे फेंकता है, बाकी लोग रस्सी लगा के ऊपर आते हैं, फिर वो ऊपर जाता है। तो इसमें 2 या 3 बंदे ऐसे ट्रेंड होते हैं जो कि बिना रस्सी के ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा चढ़ के और ऐसे करके। तो वो जो था हाइट कम से कम नहीं तो 180 फीट ऊंचा था। 180 फीट अगर माने तो जो आपकी बिल्डिंग है, मंदिर, इसको 3 गुना कर लो आप। तो इतना ऊंचा था जिसके ऊपर चढ़ना था, और स्ट्रेट क्लिफ था एकदम। उसके ऊपर उन्होंने रस्से लगा के धीरे धीरे ऊपर आए हैं। और जब ऊपर पहुँचे हैं यहाँ पे, जब उन्होंने आके पीछे से फायर किया तो पाकिस्तानी बौखला गए, क्या हो गया, ये पीछे से कहाँ से आ गए, यहाँ से तो कोई आ ही नहीं सकता है। और वहाँ से आए, वो जैसे पीछे मुड़े तब इन्होंने दोनों ने ऊपर धावा बोल दिया। इस तरह से वो जो टाइगर हिल को कैप्चर किया। गॉट इट? सिपाही लोग विदेशी दुश्मनों से लड़ते लड़ते देश रक्षण करते हैं, देश सेवा करते हैं। हम जैसे आम आदमी, नागरिक लोग देश सेवा में कैसा जुड़े? हमारा कर्तव्य क्या है? आई थिंक स्वामी जी ने बहुत अहम प्रश्न रखा है। देश सेवा सिर्फ लड़ाई लड़ना ही नहीं है,
देश सेवा बहुत चीज़ें आती हैं उसमें। फ़ौज एक ज़रिया है, एक तरीका देख रही है। फ़ौज एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देती है पूरे देश को, लेकिन देश की तरक्की तभी हो सकती है जबकि अमूमन घर के अंदर वातावरण ठीक हो, पढ़ाई अच्छी हो, डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी आगे बढ़ती हो, तभी देश आगे तरक्की बढ़ेगा। तो हर एक इंसान जो जिस जगह पे है, अगर अपना काम दुरुस्त करे, अच्छा काम करे, वही देशभक्ति है। देशभक्ति को अलग से नहीं है। जैसे फ़ौज में मैं अगर आज फ़ौज ज्वाइन किया तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि मैंने दुश्मन को मारना है, करना है। मैं वहाँ ही गया था कि मुझे अच्छा लगता है फ़ौज में जाना, मुझे वहाँ की यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, लोग अच्छे लगते हैं, काम करने का तरीका अच्छा लगता है। और जब काम करे वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमको डेवलपमेंट दिया, आगे बढ़ाया। क्या बढ़ाया? चैटवुड हॉल मोटो। चैटवुड हॉल मोटो ने हमको क्या सिखाया? कैरेक्टर। कैरेक्टर ने क्या सिखाया? कि देश पहले आता है। शुरुआत हम देश से नहीं गए थे, लेकिन हमको ट्रेनिंग में बताया गया कि देश पहले आता है। देश के बाद आपके जो आदमी काम कर रहे हैं उनका कंफर्ट और सेफ्टी आता है, सबसे आखिर में आपका अपना आता है। तो ये सिखलावट है। जिस भी संस्था में आप हैं, वो संस्था में अगर आप अपना दिल लगा के काम करें, यही देशभक्ति है। पर मेरे हिसाब से वन रिकमेंडेशन जो है स्वामी जी, वो ये है कि हमारी संस्थाएं इतनी अच्छी नहीं हैं। जो मैंने बताया था पावर ऑफ फेथ, कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान आर्मी क्यों अच्छा करती है? क्योंकि उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उस पर वो दृढ़ रहते हैं। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, एक संस्कार नहीं होते, और जो संस्कार है उसको फॉलो नहीं करते हम लोग। कुछ बनाते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखें, बिजनेस वर्ल्ड देखें, टाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो एक संस्कार रखते हैं। उनके आप बंदा जो ज्वाइन करता है वो आखिरी दम तक नहीं छोड़ता। ये रिलायंस है, रिलायंस के अंदर आदमी घुसता है, उसको जैसे मौका मिलता है छोड़ के जाता है, कि उसका कैरेक्टर अलग है। तो इसलिए देशभक्ति जिस भी जगह पे है, मेरे हिसाब से अगर आप दुरुस्त काम करें, वही देशभक्ति है। क्योंकि देश सिर्फ फ़ौज से ही आगे नहीं जाएगा। फ़ौज एक काम कर रही है, अगर आप उसका मदद कर सकते तो ज़रूर कीजिए। और फ़ौज का मदद करने का एक ही तरीका है कि फ़ौज एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है। सेंसिटिव, जैसे कि अभी अग्निवीर चल रहा है, अग्निवीर का इसका असर बहुत होता है फ़ौज में। हम लोग ऐसे ही लूज टॉक करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, किसने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन जो फ़ौजी होता है उसको बड़ा दुख लगता है अंदर इस बातों का। तो आप लोग का यही है कि इसके ऊपर नहीं करने के लिए। अब जो अग्निवीर है, इसके दो पहलू हैं, एक ठीक पहलू भी है, एक के अंदर गलत भी हो सकता है। पर हर एक चीज़ को आगे ले जाने के लिए 100% राइट कभी भी नहीं कुछ होगा। आप ये देखते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में होगा, तो इसके फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसके अग्निवीर के। बट इस चीज़ को ना समझ के, उसका उजागर ना करके लोग बाग क्या कर रहे हैं? उल्टी बातें कर रहे हैं उसके बारे में सिर्फ गलत प्रचार कर रहे हैं। लोग बाग तोड़फोड़ कर दिया, इधर ही सिकंदराबाद में कितना कुछ हो गया। ये सब पॉलिटिक्स है। ये जो कर रहे हैं ये देशभक्ति नहीं कर रहे हैं, और जो इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं वो देशभक्त हैं। सरकार ने अगर काम किया है तो उसका समर्थन करो। आगे अगर चीज़ नहीं होती तो देखेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे। कोई भी इतना ज्ञानी नहीं हुआ कि वो पूरा बता सके 100% ये सारा कुछ राइट है। जब तक कि मेरा इंटेंशन काम करने का ठीक है तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा कोई मोटिव है, उसके अंदर मेरा कोई स्वार्थ है, तब चीज़ अगर वो आती है तो ज़रूर सामने आनी चाहिए। पर अगर स्वार्थ नहीं है और एक चीज़ को सोच के डिसीजन लिया गया है, उस डिसीजन में हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। यही देशभक्ति है मेरे हिसाब से। स्वामी जी, आपका मुझे हम जानते नहीं, फिर भी आपकी इतनी उम्र में भी दैहिक क्षमता और मानसिक क्षमता इतना बड़ा है, इतना इसको हम कैसे पाएंगे? दैहिक क्षमता और मानसिक क्षमता पाने के लिए हमारा जीवन विधान कैसा होना चाहिए? ये बहुत अहम चीज़ है और ये चीज़ पे मैं काफ़ी अध्ययन भी कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपको वो इंसिडेंट बताया था, पहला वाला कारगिल का जो बताया था मैंने इंसिडेंट, मैंने बताया था कि लड़ाई जब हो गई, ऊपर पहुंच गए थे, वहाँ पे जवान, पाकिस्तान के जवान बिखरे हुए थे, लाशें पड़ी हुई थी। एंड उस दौरान जैसे मैं लड़ाई बताई कि इधर से लड़के आ रहे हो, इधर से हमारे कितने जवान शहीद हो गए, वो कुछ जख्मी हो गए, उसके बावजूद जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमारे जवानों ने क्या किया? सबकी लाशें उठाई, इकट्ठी लगाई, उनको प्रॉपर तरीके से
ऑनर दे के, उनको इज्जत दे के, उनके मज़हब की तरह से उनको दफना दिया वहाँ पे। और वही पाकिस्तान ने क्या किया था, हमारे हेलीकॉप्टर के 2 पायलट गिरे, उनके शरीर को गोद दिया था, मर गए उसके बाद भी गोद दिया था। ये कैरेक्टर है हमारा, इंडियन कैरेक्टर है। सिपाही कहाँ से आते हैं? आपके जैसे छोटे शहरों से, गाँव से आते हैं। उनके संस्कार ये हैं। अगर वो सिपाही को किसी ने हुक्म नहीं दिया था, उन्होंने अपने आप किया। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार हैं ये हमारे संस्कार हैं जो हमको बताते हैं कि हमने सबको मिल के रखना है। जो इज़्ज़त है वो बख्शनी है उसको। जो चीज़, जब तक वो लड़ाई लड़ रहा था, मैं लड़ रहा था, अब वो नहीं लड़ रहा, मैं अपने देश के लिए जान दी है, उसने अपने देश के लिए जान दी है, तो उसने भी वही काम किया जो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए उसको इज़्ज़त दिया। ये चीज़ का उजागर जो आप बोल रहे हैं स्वामी जी, ये चीज़ का उजागर हम सब में होना चाहिए कि हमारा कैरेक्टर बहुत ऊंचा है, हमारे संस्कार बहुत बेहतरीन है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को देख के, अंग्रेज़ी बोलने को रख के, उनके तरीके जीने को समझ के हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा है। नहीं, ये चीज़ें ऐसे वक्त पे बताती कि इसका कैरेक्टर क्या है। हमारे देश का, हमारे नॉर्मल गाँव में जो आदमी हैं, रोज़मर्रा जो ज़िंदगी जीते हैं, जिस आस्था के साथ हम रहते हैं, वो उसके पास जाना चाहिए। आपकी तरफ से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो आप कर रहे हैं इसको और फैलाने के लिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ये और कुछ नहीं, सिर्फ अपने संस्कारों को मजबूत बना रहे हैं। और जिस देश के अंदर संस्कार मजबूत हो जाते हैं वो देश तरक्की करता है। अमेरिका तरक्की क्यों किया? जब सिविल वॉर हुई थी अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे अब्राहम लिंकन ने कैरेक्टर के ऊपर जोर दिया था। और एक चीज़, जब आप फॉरेन कंट्री जाते हो तो आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? डिसिप्लिन। वहाँ पे हर चीज़ तरीके से चलती है। हमारे देश में आते सब कुछ बौखला सा लगता है। क्यों? क्योंकि संस्कार इस तरह के दिए गए थे जो अब उनके ख़राब हो रहे हैं, उनके बहुत ख़राब हो रहे हैं। हमारे को अपने संस्कारों को सामने लेके आना है, उस पर विश्वास पैदा करना है कि जो हम सोचते हैं, करते हैं, उसमें विश्वास। वैदिक साइंस, इसको आगे ले जाना। वेदास पढ़ना इटसेल्फ इज़ अ ग्रोथ, बहुत भारी ग्रोथ है। क्योंकि मैंने जब शुरू किया 8-10 साल से, मैं बता रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि मैंने ज़िंदगी गंवाई पहले। ये पहले मैंने क्यों नहीं किया? तो जो आप कर रहे हैं स्वामी जी, ये बहुत ही बड़ा काम है। इसी को बढ़ाइए और इन बच्चों को जो आगे लेके जाते हैं, इनको अपना एम्बेसडर बनाइए कि ये जाएँ। और तीसरा चीज़ जो मैं आपको, एक चीज़ और मैं गुजारिश करूँगा, मेरा मशवरा है कि थोड़ा सा मॉडर्न बनाएं। जो हम सीख लेते हैं, जो संस्कार लेते हैं, हम उसको अभी भी पुरानी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। पुरानी तरीके से समझ अगर आती होती तो हम सब उसको समझ चुके होते। हम लोग क्यों नहीं समझे? क्योंकि हम लोग को ये चीज़ समझाने वाला कोई नहीं था। हमारे माता पिता हमको ऐसे समझा नहीं सके जैसे जो आज आपको समझाने को मिल रहा है। क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट है, जब आप शब्दावली बात करते हैं तो इतना डिफ़िकल्ट होता है कि आप उसको समझ नहीं पाते हैं। इसको आसान बनाएं, इसको मॉडर्न तरीके से आगे लेके जाएं और इसको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ें। और बेस्ट वे इसको बढ़ाने के लिए हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण करें। ये रियलिटी है कि इंग्लिश कहीं नहीं जाएगी हमारे देश से। इंग्लिश एक हिस्सा बन गई है, बट इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी लेके आए। हिंदी और इंग्लिश को मिला के आगे लेके जाएं, तब लोग समझेंगे। क्योंकि अभी हमारे ज़्यादातर लोग का रुझान है वेस्टर्न साइड। हम लोग सब बच्चे आजकल देखो सब फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा रहे हैं। और जब मैं जाके अभी लेक्चर्स लेता हूँ, जब मैं जाता हूँ फॉरेन कंट्रीज़ में भी, अभी मैं यूएस जा रहा हूँ अभी 4 दिन के बाद, वहाँ पे भी है। जब मैं अपने वेदास की बात करता हूँ तो वो लोग हैरान होते हैं कि ये आप ये सब जानते हैं आपके बारे में। छोटा सा एग्जाम्पल, आज के तारीख के अंदर साइंस ने ये उजागर किया है कि 1 बिलियन साल दूर गैलेक्सी है। 1 बिलियन साल दूर एक गैलेक्सी है जिसका कि हम देख पा रहे हैं कितनी दूर है। हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं कि गैलेक्सीज बहुत है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, वेदास बोलते हैं। और टाइम एंड स्पेस, वक्त और जो स्पेस है उसका कोई मायने नहीं है। और ये चीज़ उजागर आज होती है उसकी, क्योंकि जो फ़ोटो जो हम कैमरा से लेके खींच रहे हैं 1 बिलियन साल दूर है। यानी कि वो फ़ोटो वहाँ से चली और यहाँ तक पहुँची हमारे पास तक 1 बिलियन साल लग गए। तो यानी जो मैं आज फ़ोटो देख रहा हूँ वो 1 बिलियन साल पहले की फ़ोटो है। हमारे शास्त्र वेदास बोलते हैं कि टाइम एंड स्पेस सिर्फ आपका हमारा दिमागी है। एक्चुअल में देयर इज नो टाइम एंड स्पेस। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़।
तो ये चीज़ जो है मेरे हिसाब से अगर हम इसको वैदिक साइंस को मॉडर्न तरीके से जोड़ना शुरू करेंगे बहुत बेहतर है। और इसका मेरे को इतना विश्वास है कि हमारे देश से ज़्यादा बाहरी देशों में इसकी समझ पैदा हो रही है। लोग बाग इसको बहुत अच्छे तरीके से जुड़ना चाहते हैं और पहचानना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर ये लाने के लिए इसको मॉडर्न तरीके से करेंगे तभी आएगा। उनको लगेगा कि हाँ वेस्ट भी देख रहा है, हम भी कर रहे हैं, फिर आएगा। और एक बार ये शुरू हो गया रोल, आप मेरे हिसाब से 10 साल के अंदर देश का तकदीर बदली हो जाएगा। एंड जब ये साइंस जो है वैदिक साइंस का आपका मेन उजागर आपके स्कूल्स में आ गया, आप देखिए आपका देश कहाँ से कहाँ जाएगा। जो आप देखते हैं इनडिसिप्लिन ऑन रोड्स, इनडिसिप्लिन अदर्स, ये सब ठीक हो जाएगा। कैरेक्टर बिल्डिंग, living in right way, everything will come into place. That's my thing. Thank you. राजेश कुंद्रा जी, अपने जो विचारधारा को प्रस्तुत किया है